नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के पेपर 5th को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है मैकेनिक्स, उसकी यूनिट 4th हमारी रनिंग में है और उस यूनिट 4th का ये लेक्चर 6th है। लेक्चर 5th में हमने रोटेशनल एंड इरोटेशनल मोशन को पढ़ा था। उसके बाद एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और वो टॉपिक हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है क्या, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये आप पढ़ चुके हैं 11th 12th क्लास में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका मतलब है कि जो मास है उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उसको तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है और उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, तो अब ये जो कंजर्वेशन ऑफ मास है इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहलाता है। ठीक है, तो इसको एक बार मैं लिख देता हूं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास is called equation of continuity। ठीक है, दैट इज मतलब कोई भी सिस्टम आपके पास है, जैसे कि ये मान लो कोई एक सिस्टम है, ओके, और इस सिस्टम पे आप बाहर से कोई मास इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मास इंक्लूड कर रहे हैं इस सिस्टम में, तो जो एंटरिंग मास है वो किसके इक्वल आएगा, जितना मास में चेंजमेंट होगा इसका कुछ ना कुछ कोई ना कोई तो मास रहा होगा ना। ठीक है, तो वो जो एंटरिंग मास है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जितना इसके मास में चेंजमेंट होगा। इसका मतलब दैट इज एंटरिंग मास इन सिस्टम इक्वल चेंज इन मास। ठीक है, ये इसका मैथमेटिकल मीनिंग है। ओके, अब ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ना, ये हम दो अप्रोच से पढ़ते हैं और वही दो अप्रोच जो हमने मोशन ऑफ फ्लूइड में पढ़ा था, एक तो लाग्रांज अप्रोच और एक आयलर अप्रोच। तो पहले इसको आयलर अप्रोच से इसका इक्वेशन फाइंड करते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूजिंग आयलर अप्रोच, और उसके बाद लाग्रांज अप्रोच। ठीक है, ये दोनों आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो पहले मैं इसको रफ करता हूं और आगे बढ़ते हैं। तो आयलर अप्रोच से इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं हम कंटिन्यूटी का। आयलर अप्रोच में हमने क्या पढ़ा था, हमने किसी एक पॉइंट को फिक्स कर दिया था और उस पॉइंट से फ्लूइड को पास होने दिया था। फिर हमने उस फ्लूइड की मोशन की स्टडी की थी। यहाँ पे भी हम वैसा ही करने वाले, क्योंकि हम आयलर अप्रोच से ही तो इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं कंटिन्यूटी का। तो मैं क्या करता हूँ, कोई एक सिस्टम लेता हूँ, कोई एक सरफेस लेता हूँ एस, उसको मैंने एस बोल दिया, सरफेस एस, जिसकी वॉल्यूम वी है, कैपिटल वी। ठीक है, अब इस सरफेस का मैं कोई एक स्मॉल एलिमेंट लेता हूँ। ये मान लो मैंने कोई एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिसका सरफेस एरिया डेल्टा एस है और इसकी वॉल्यूम डीवी है या डेल्टा वी है। इसके किसी एक पॉइंट पी पर वेलोसिटी वेक्टर मैंने क्यू वेक्टर ले लिया और सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो मैंने एन कैप ले लिया। ठीक है, पॉइंट पी पर। ओके, पॉइंट पी सरफेस का ये ले सकते हैं इस पे। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, फ्लूइड को लेके आऊंगा और इस एलिमेंट पर उस फ्लूइड का मास कैलकुलेट करूंगा, फिर पूरे सरफेस के रेस्पेक्ट में उसका मास कैलकुलेट करूंगा। वो जो मास आएगा फ्लूइड का पूरे सरफेस के रेस्पेक्ट में वो इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, एंटरिंग मास तो हमने निकाल लिया फ्लूइड का, चेंज इन मास के इक्वल होना चाहिए। चेंज इन मास का मतलब क्या है, पहले तो मैं इस एलिमेंट का कोई ना कोई मास रहा होगा वो कैलकुलेट करूंगा, फिर पूरे सरफेस के रेस्पेक्ट में यानी इस पूरे सरफेस का मास कैलकुलेट करूंगा, फिर इसमें कितना चेंजमेंट है, टाइम के रेस्पेक्ट में हम चेंजमेंट निकालते हैं, डी बाई डी टी करके इसका जो मास है उसमें डी बाई डी टी कर देंगे, तो वो वैल्यू जो भी आएगी उसको हम इक्वल रखेंगे। किसके इक्वल रखेंगे, जो हमने मास कैलकुलेट किया पूरे सरफेस के रेस्पेक्ट में फ्लूइड का, उसके इक्वल रखेंगे। तो हमको फाइनली जो इक्वेशन मिलेगा वही होगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूजिंग आयलर अप्रोच। ठीक है, तो ये सब हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो डायग्राम में आप जो भी देख रहे हैं इसको एक बार लिख लेते हैं फटाफट। Let S be a surface which enclose volume
डी वॉल्यूम क्या है इसकी, कंप्लीट सरफेस की, वी है ना, ठीक है। और हमने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट लिया जिसका सरफेस एरिया डेल्टा एस है और उसकी वॉल्यूम डी वी है। लेट डेल्टा एस बी सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट whose volume is dv। ओके, और हमने क्या लिखा है डायग्राम में, पॉइंट P पर वेलोसिटी वेक्टर क्या है, q वेक्टर है, और पॉइंट P पर नॉर्मल सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में वेक्टर हमने n कैप ले रखा है, तो उनको भी लिखते हैं। q वेक्टर इज वेलोसिटी वेक्टर एट पॉइंट P and n cap be normal to surface at point P, ठीक है। ये हमको डायग्राम में दिख रहा था, तो वो सब हम लिख चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम फ्लूइड को इंसर्ट कर रहे हैं, उसका मास कैलकुलेट करेंगे फिर, ठीक है। और वो जो फ्लूइड आ रहा है वो हम इस नॉर्मल के अलोंग लेके आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो जो हम फ्लड लेके आ रहे हैं उसकी कोई ना कोई डेंसिटी रही होगी, और किस वेलोसिटी से आ रहा है तो ये सब हम और निकाल लेते हैं। तो उसकी डेंसिटी को मैं रो लेट कर लेता हूं, लेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इक्वल रो, ठीक है, ये क्या है, रो है, ओके। और वेलोसिटी अलोंग नॉर्मल, क्या आएगी, Q डॉट एन कैप। कैसे, अगर मान लो आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी कैसे निकालते हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और अपॉन जिस पर प्रोजेक्शन हम निकाल रहे हैं ना उसका मैग्नीट्यूड, किस पर निकाल रहे हैं, किसके अलोंग निकाल रहे हैं, बी के अलोंग, बी पर निकाल रहे हैं, तो बी का मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया है, यहाँ पे ए और बी की जगह क्या था, क्यू था और एन कैप था, ठीक है। तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया और अपॉन क्या करना था, जिसके अलोंग हम जा रहे हैं ना उसका मैग्नीट्यूड, किसके अलोंग जा रहे हैं, नॉर्मल, यानी एन वेक्टर एन कैप के अलोंग जा रहे हैं, तो एन कैप का नॉर्मल, सॉरी एन कैप का मैग्नीट्यूड उससे डिवाइड करना होगा। तो एन कैप क्या है, खुद एक यूनिट वेक्टर है, और ये आपको भी पता है कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक होता है, ठीक है। तो अपॉन 1 लिखो या ना लिखो, मैंने नहीं लिखा, ये हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अब मास कैलकुलेट करेंगे जो कि नॉर्मल के डायरेक्शन में आ रहा है, किस पर, इस एलिमेंट पर मास कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखें, एट स्मॉल एलिमेंट मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग मास, जो मास एंटर कर रहे हैं ना, एंटरिंग मास लिख लो उसको, एंटरिंग मास ऑफ फ्लूइड अलोंग नॉर्मल, और ये जो हम मास एंटर कर रहे हैं ना ये पर यूनिट टाइम के लिए हम एंटर कर रहे हैं, फॉर पर यूनिट टाइम। तो अब ये मास किसके इक्वल आएगा, देखो मास होता क्या है, जो मास होता है वो डेंसिटी यानी रो इंटू वॉल्यूम, इसके इक्वल होता है। डेंसिटी तो हमने रो ले रखी है ना, इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम यहाँ पे जो फ्लूइड की वॉल्यूम है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं सरफेस एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या लेंथ, ठीक है। तो सरफेस एरिया हम किस पे फाइंड कर रहे हैं, स्मॉल एलिमेंट पे फाइंड कर रहे हैं ना, तो उसका सरफेस एरिया क्या है, डेल्टा एस है, तो मैंने लिखा डेल्टा एस, ओके। अब वो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है, वो निकालते हैं हम टाइम इंटू वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम तो 1 है क्योंकि हमने लिख दिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम यानी जो टाइम हमने जो भी लिया है वो 1 यूनिट लिया है, ठीक है। तो टाइम तो 1 हो गया। बात करें वेलोसिटी की तो वो तो हम निकाल चुके, क्यू डॉट एन, ठीक है।
तो क्या लिखें, Q डॉट N, ये हो जाएगी। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं डॉट डेल्टा S Q डॉट N कैप, ठीक है। अच्छा एक चीज और, यहां पे जो हम फ्लूइड को लेके आ रहे हैं ना, ठीक है, तो उसमें देखो नॉर्मल जो है वो तो सरफेस से हमेशा बाहर की तरफ निकलता है और मास हम अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो क्या करेंगे, यहां पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ओके, तो ये मैंने मास निकाल दिया किस पर, उस स्मॉल एलिमेंट पर, ठीक है। तो अब इसको रफ करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली अभी हमने फाइंड किया था माइनस रो डेल एस इंटू क्यू डॉट एन कैप, और ये आया क्या था, ये उस फ्लूइड का मास था स्मॉल एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं उस सरफेस एस के रिस्पेक्ट में, किसका, उस एंटरिंग फ्लूइड का मास, ठीक है। तो इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे उसका। तो क्या लिखें, मास ऑफ एंटरिंग फ्लूइड फॉर सरफेस एस, तो वो क्या आएगा, सरफेस इंटीग्रल माइनस बार लिखा मैंने, रो डेल्टा एस डीएस में कन्वर्ट हो जाएगा और क्यू डॉट एन कैप और डीएस, ठीक है। अब वेक्टर एनालिसिस में आपने पढ़ा होगा गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, वो क्या कहती है कि सरफेस इंटीग्रल को आप वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं और वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, जैसे कि आपके पास कोई सरफेस इंटीग्रल रखा है, ये वाला एफ डॉट एन कैप डी एस, इसको वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, जो एन कैप है वो चेंज हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ बाकी जो फंक्शन बच गया उसमें, और डी एस डी वी में वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या लिखे इसको, माइनस एज इट इज, सरफेस इंटीग्रल को मैंने वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट किया, और एन कैप किस में कन्वर्ट हो गया, डाइवर्जेंस ऑफ बाकी जो फंक्शन बच गए यानी रो डॉट क्यू, ठीक है, और डीएस किस में, डीवी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हमने मास निकाल लिया किसका, फ्लूइड का, किस पर, उस कंप्लीट सरफेस पर, यानी एंटरिंग मास हमने निकाला है, ठीक है। एंटरिंग मास आ गया, तो अब इसके साथ हमको चाहिए चेंज इन मास। चेंज इन मास कैसे निकालेंगे, तो पहले आपके पास जो स्मॉल एलिमेंट है उसका तो मास निकालो, और उसका मास निकालोगे तो उसका इंटीग्रेशन करके आप टोटल सरफेस का मास निकाल पाओगे, फिर उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी टी, यानी उसमें चेंजमेंट आप निकाल पाओगे, उस चेंजमेंट को एंटरिंग मास के इक्वल कर लेना, आपके पास इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं निकाल रहा हूं मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, कुछ ना कुछ तो मास रहा होगा ना उसका, वो निकाल रहा हूं, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट क्या आएगा, रो इंटू वॉल्यूम डीवी, मास ऑफ सरफेस एस, सरफेस एस का मास क्या आएगा, ये तो मैंने स्मॉल एलिमेंट का निकाला है और पूरा सरफेस का निकालना चाह रहा हूं, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, डीवी है तो वॉल्यूम इंटीग्रल आएगा रो डीवी, ठीक है। अब चेंज इन मास निकालते हैं, चेंज इन मास किसके रेस्पेक्ट में चेंजमेंट, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डी बाई डी टी अप्लाई कर दो, डी बाई डी टी ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल रो डीवी, ठीक है। अब हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो क्या कहता है, चेंज इन मास इक्वल एंटरिंग मास इन सिस्टम, ठीक है। तो चेंज इन मास है हमारे पास डी बाई डी टी ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल रो डीवी इक्वल एंटरिंग मास है हमारे पास माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल, और ये है क्या, ये और कोई नहीं, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ठीक है। यहां पे हम इसको डाइवर्जेंस बोल रहे हैं, रो डॉट क्यू डीवी, इसको मैं इधर ले आऊं तो प्लस हो जाएगा, इक्वल 0 बचेगा, और दोनों वॉल्यूम इंटीग्रल है, ठीक है। तो डीवी को कॉमन ले लेंगे और इसको हम क्या लिख सकते हैं अब, वॉल्यूम इंटीग्रल डी रो बाई डी टी, और ये इधर के प्लस हो गया, और डाइवर्जेंस ऑफ रो डॉट क्यू
dv, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल था dv इक्वल 0। अब ये इक्वेशन v की हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कब होगा, जब अंदर वाला क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो क्या लिखें, इट विल बी सेटिस्फाइड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ v इफ दिस विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो नीचे स्पेस है क्या, नहीं है स्पेस, यहां पे लिख देते हैं डी रो बाई टी टी प्लस डिफरेंशियल ऑपरेटर या फिर डाइवर्जेंस ऑफ रो डॉट क्यू इक्वल 0। तो ये जो इक्वेशन आया हमारे पास, ये क्या है, ये ही तो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूजिंग आयलर अप्रोच। तो ये इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। लेकिन ये तो वेक्टर फॉर्मेट में है, अगर हम इसको कार्टेशियन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी देख लो। कार्टेशियन फॉर्म क्या आएगी इसकी, ये क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसकी वैल्यू आपको पता है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, और क्यू वेक्टर भी आपको पता है, यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, तो क्या लिखें, डी रो बाई डी टी प्लस, इसको मैंने क्या लिखा, आई कैप। अच्छा देखो ये जो, चलो लिखो, क्या लिखें, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, ओके। और रो डॉट क्यू है ना, तो इसको लिखा मैंने रो डॉट क्यू, क्यू क्या है आपके पास, क्यू है आपके पास यू आई कैप, तो ये जो रो है ये सभी से मल्टीप्लाई होता जाएगा, तो मैंने लिखा रो यू आई कैप प्लस रो वी जे कैप प्लस रो डब्ल्यू के कैप इक्वल 0, ओके, ठीक है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट हम निकालें, तो आई डॉट आई तो क्या बनेगा, 1 बनता जाएगा, जे डॉट जे 1 बनेगा, तो क्या लिखें, डी रो बाई डी टी प्लस आई डॉट आई 1 हो गया, तो आपके पास आया डेल बाई डेल एक्स रो यू प्लस डेल बाई डेल वाई रो वी प्लस डेल बाई डेल जेड रो डब्ल्यू इक्वल 0। ये क्या है, ये कार्टेशियन फॉर्मेट है किसका, उस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूजिंग आयलर अप्रोच, ओके। एक चीज और, अगर आप इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए इक्वेशन फाइंड कराना चाह रहे हैं तो उसमें क्या होगा, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, ये तो हमने लेक्चर फर्स्ट में ही पढ़ा था, वहां पे हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट बोला था इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से जो डेंसिटी थी, रो था, वो भी कांस्टेंट हो गया था, तो रो कांस्टेंट हो जाएगा किसके लिए, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए, ठीक है। तो नोट डाल के लिख लो आप, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड क्या आएगा, रो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का टी के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 0, फिर यहां से रो सभी में कॉमन है, ठीक है, कांस्टेंट है, कॉमन मैंने बाहर लिखा, और उस कॉमन लिए गए जो रो है उसको मैंने 0 कर दिया, 0 के अपॉन बेस के, है ना। तो क्या बचा, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल 0। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किसके लिए है, ये इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए आयलर अप्रोच से, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है, और यहां तक तो आपको ड्राइव करना ही है, यहां तक ड्राइव कर दोगे तो और कुछ नहीं, इसकी और इसकी वैल्यू पुट करनी है आपको, और आईजे के वाले हटके डॉट प्रोडक्ट से 1 1 बनते चले जाएंगे, बाकी जो भी आएगा कार्टेशियन इक्वेशन आएगा। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड की बात हो रही है तो रो वहां पे कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, और यहां से मैंने रो कांस्टेंट था उसको कॉमन ले लिया, क्योंकि कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन तो हो नहीं सकता, तो यहां से मैंने रो कॉमन लिया, और जो रो कॉमन आ रहा था उसको 0 के अपॉन ट्रांसफर कर दिया, तो क्या बचा, डेल यू बाई डेल एक्स डेल वी बाई डेल वाई जो भी था, ठीक है। ये था हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूजिंग आयलर अप्रोच। अब बात करते हैं लाग्रांज अप्रोच की। तो अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूजिंग लाग्रांज अप्रोच। तो लाग्रांज अप्रोच में हमने क्या पढ़ा था, हमने फ्लूइड पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन ली थी, है ना, पी नोट, जिसके कोऑर्डिनेट ए बी सी लिए थे, फिर आफ्टर टाइम टी उसको हमने पी पॉइंट पे पहुंचा दिया था, उसकी मोशन करवाई थी, है ना।
यानी हम पार्टिकल की मोशन की स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो पी पॉइंट पर उसकी पोजीशन मान लो एक्स वाई जेड थी, तो एक्स वाई जेड को हमने ए बी सी और उस टाइम टी के फंक्शन बताए थे, एक्स को भी, वाई को भी ए बी सी और टी का फंक्शन, जेड को भी ए बी सी और टी का फंक्शन बताया था। तो वही फंडा हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं कोई एक इनिशियली पोजिशन पर एक फ्लूइड पार्टिकल लेता हूं पी नोट, पी नोट, इसकी पोजीशन क्या है ए कोमा बी कोमा सी, ठीक है। ओके, आफ्टर टाइम टी ये पॉइंट यहां पे आ गया जिसकी पोजीशन क्या है पी और कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। तो ये जो एक्स वाई और जेड है ए बी सी और टी के फंक्शन बनेंगे ना, टी टाइम बाद उसकी मोशन की स्टडी कर रहे हैं हम, ठीक है। तो पहले मैं इसको लिखता हूं और उसके बाद क्या करेंगे हम, ये कंटिन्यूटी का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम पी नोट पर एक टेट्राहेड्रॉन क्रिएट करेंगे और उसकी जो एजेस हैं वो एक्स वाई जेड यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग हम लेंगे और फिर हम पी नोट पर टेट्राहेड्रॉन की वॉल्यूम फाइंड करेंगे, उसकी डेंसिटी मान लेंगे, रो नोट है तो हम मास निकाल पाएंगे। ऐसे ही हम पी पर मास निकालेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो वहां से हमको जो इक्वेशन मिलेगा वो किसका इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूजिंग लाग्रांज अप्रोच, ठीक है। तो इसको लिखते हैं पहले, लेट पी नोट ए कोमा बी कोमा सी बी इनिशियल पोजिशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, ठीक है। और टी टाइम के बाद पी पॉइंट पे पोजीशन है, आफ्टर टाइम टी पोजीशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इज पी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कोमा वाई कोमा जेड है। देन तो लाग्रांज अप्रोच से हम क्या लिखते हैं, लाग्रांज अप्रोच से हम लिखते हैं ये जो x है ये किसका फंक्शन बनेगा ए बी सी और उस टाइम t का, यानी x ऑफ ए बी सी एंड t। ऐसे ही y किसका फंक्शन बनेगा ए बी सी और t का, और z वो भी ए बी सी और t का फंक्शन बनेगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे पॉइंट पी नोट पर एक टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। तो वो मैं बना देता हूं, इसको हटाओ पहले, टेट्राहेड्रॉन मैंने बना दिया, ठीक है। और उसकी जो एजेस हैं वो किसके अलोंग लेनी है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग लेनी है, ओके। ये पी नोट था हमारे पास, इसकी पोजीशन थी ए कोमा बी कोमा सी, ये मान लो पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, और इसकी जो एजेस हैं वो मान लो डेल्टा ए डेल्टा बी और डेल्टा सी मैंने ले लिए, ठीक है, ओके। चलो पहले ये लिखते हैं ना, कंस्ट्रक्ट ए टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन मतलब चतुष्फलक, इसके 4 फलक हैं, ठीक है। एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक जिसपे ये टिका हुआ है इसका बेस, ठीक है। ये 4 फलक हैं। कंस्ट्रक्ट ए टेट्राहेड्रॉन एट पी नोट whose edges are delta A, delta B, delta C along to coordinate axis, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग हमने इसकी जो एजेस हैं वो लिए डेल्टा ए डेल्टा बी और डेल्टा सी मेजरमेंट की, ओके। अब इसकी वॉल्यूम हम निकाल पाएंगे, ठीक है। देन वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन वॉल्यूम क्या होती है चतुष्फलक की, टेट्राहेड्रॉन की आयतन, मतलब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन चतुष्फलक का आयतन क्या होता है 1/6 इंटू डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी इंटू डेल्टा सी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने 1/6 डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी, ओके। मेरे को तो पी नोट पर फ्लूइड का मास कैलकुलेट करना है ना, तो मास होता क्या है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो इस पी नोट पर डेंसिटी क्या है उसको मैं रो नोट लेट कर लेता हूँ, ठीक है। नीचे तो स्पेस है नहीं, शायद स्पेस नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ लेट डेंसिटी, या फिर इनिशियल डेंसिटी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट क्या है हमारा पी नोट, तो पी नोट पर डेंसिटी बोलो या फिर इनिशियल डेंसिटी बोलो, एक ही बात है।
डेंसिटी एट पी नोट इक्वल रो नोट। पी नोट पर डेंसिटी क्या लिए मैंने, रो नोट लिए। अब मैं इस ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड पार्टिकल, इसका मैं मास कैलकुलेट कर सकता हूं किस पर, पी नोट पर, ठीक है। या फिर आप ये बोलो टेट्राहेड्रॉन का मास, ओके। देन मास ऑफ टेट्राहेड्रॉन एट पी नोट क्या आएगा, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है, रो नोट इंटू वॉल्यूम, ये है। तो इसको रो नोट से मल्टीप्लाई करोगे तो मैं 1/6 को तो आगे लिख लेता हूं, और फिर रो नोट डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी, ठीक है, ओके। इसका मैंने मास निकाल लिया पी नोट पर, फ्लूइड पार्टिकल का, या फिर फ्लूइड का, या फिर यहाँ पे एज ए फ्लूइड क्या है, टेट्राहेड्रॉन है, उसका मास मैंने क्या निकाल लिया पी नोट पर, 1/6 रो नोट डेल ए डेल बी डेल सी, ठीक है। अब ये इक्वल आना चाहिए, किसके इक्वल आना चाहिए, इस पर जो मास आएगा पी पर, उसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो वहां से हमको इक्वेशन मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस पी पॉइंट पर, यानी आफ्टर टाइम टी, हम पी पॉइंट पर एक फिर से टेट्राहेड्रॉन क्रिएट करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। करते हैं तो कंस्ट्रक्ट। तो यहां पे इसको मैं हटा रहा हूं पहले, इसी के जितना ये छोटा मोटा बन सकता है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। ये मान लो पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड है, ओके। अब ये जो ए पॉइंट था, आफ्टर टी टाइम जब फ्लूइड पार्टिकल की मोशन हुई, तो ये मान लो A1 पे पहुंच गया, और इसकी पोजीशन B1 हो गई है, बी की, और सी की पोजीशन C1 में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। ये हमने लिखा है, ओके। तो इसको रफ करते हैं और टी टाइम के बाद वहां पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। After time t, construct a tetrahedron at point P। P पर हमने कंस्ट्रक्ट किया एक टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, ओके। तो ये जो A पॉइंट था, ठीक है, ये कहां पे शिफ्ट हो गया टी टाइम के बाद, A1 पे। तो इसको लिखेंगे पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या थे, पॉइंट A, सॉरी P नहीं A, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या थे, A के कोऑर्डिनेट अगर मैं P नोट के रिस्पेक्ट में देखूं तो P नोट के क्या थे, ABC। तो यहां पे X के अलोंग चल रहे ना, डेल्टा A चल के जा रहे हैं, तो A में डेल्टा A प्लस कर लेंगे, बाकी B और C एज इट इज रहेंगे, क्योंकि Y और Z में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, हम X के अलोंग चल रहे हैं, ठीक है। तो A के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, A प्लस डेल्टा A कोमा B कोमा C। दिस पॉइंट, ये नहीं लिखा आफ्टर टी टाइम, चलो लिख लो, आफ्टर टी टाइम दिस पॉइंट रीच टू पॉइंट A1। ये पॉइंट A1 पे पहुंच गया। अब A1 की पोजीशन क्या आएगी, देखो अब A1 की पोजीशन, यहां से समझो आप इसको, ये पॉइंट था हमारे पास, A1 की पोजीशन में x1 y1 z1 लेट कर लेता हूं, x1 y1 z1। तो ये पॉइंट था हमारे पास A, जिसकी पोजीशन क्या थी, A प्लस डेल्टा A B C, और ये पॉइंट यहां पे आ गया A पे, A1 पे, इसकी पोजीशन मैंने x y z लेट कर ली, x1 y1 z1, ठीक है। तो x1 जो है इसका फंक्शन बनेगा और टाइम t का बनेगा, y1 भी z1 भी, लाग्रांज अप्रोच से, ठीक है। तो अब हम क्या लिखें, यहाँ पे पॉइंट A यहां पे पहुंच गया, ठीक है, A पॉइंट A1 पे पहुंच गया, तो जो x1 है ये इसका फंक्शन होगा, किसका, उस पॉइंट A का, और डेल्टा और उस टाइम इंटरवल t का। तो अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, देन x1 इक्वल फंक्शन ऑफ, अब ये फंक्शन ऑफ में x लिख सकते हो आप, x1 लिख सकते हो, f1 लिख सकते हो, f लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने x क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को पहले से ये जो p और p नोट की पोजीशन से मेरे को मिला था x, फंक्शन किसका आया था, x ऑफ a b c और t का आया था, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे x अप्लाई कर रहा हूँ, फंक्शन ऑफ a प्लस डेल्टा a b, ये जो a पॉइंट था ना, इसकी जो पोजीशन थी, इसके और टाइम t की फंक्शन बनेंगे c, और टाइम t के बाद पहुंचे ना a नोट A1 पे, तो t हो गया, ठीक है।
ओके, अब हम इसको टेलर सीरीज से इसका एक्सपांशन कर सकते हैं, तो क्या आएगा, एक्स ऑफ शुरू वाले ए कोमा बी कोमा सी कोमा टी प्लस डेल्टा ए इंटू डेल बाई डेल ए, डेल बाई डेल ए, ऑपरेट कौन होगा, एक्स, और हायर ऑर्डर की जो भी पावर आएंगी स्क्वायर क्यूब वाली उनको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, स्मॉल एलिमेंट की बात हो रही है, ठीक है। ओके, तो अब हम यहां से क्या लिखें, देखो ये किसका फंक्शन, ये हमको पहले मिल चुका है, जब हमने पी नोट और पी में रिलेशन देखा था, तो जो पी था एक्स, पी का एक्स कोऑर्डिनेट किसका फंक्शन आया था, एक्स ऑफ ए कोमा बी कोमा सी कोमा टी लिखा था, किसके इक्वल था, एक्स के इक्वल था, तो यहां पे ये क्या बन गया, एक्स बन गया। चलो मैं बता देता हूं यहां से, ये जो पी था इसमें जो कोऑर्डिनेट थे एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट इसका किसका फंक्शन बना था, इनिशियल पोजीशन का ना, तो इनिशियल पोजीशन क्या थी, एक्स ऑफ यानी फंक्शन ऑफ ए कोमा बी कोमा सी कोमा टी, ऐसा हमने स्टार्टिंग में लिखा था, ठीक है। तो ये पूरा बन गया एक्स, तो x1 क्या आ गया, x प्लस, इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूं, डेल्टा एक्स, डेल एक्स बाई डेल ए इंटू डेल्टा ए, ठीक है। ओके, सिमिलरली y1 क्या आएगा, x की जगह तो y हो जाएगा, और a की जगह b कर दे, क्या a की जगह b नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो अगर मैं y1 की बात करूं, ठीक है, जो y1 है मतलब ये वाला किस पे डिपेंड करेगा, a की जो पोजीशन थी, यानी y ऑफ a प्लस डेल्टा a बी सी और टाइम t का फंक्शन बनेगा। जब आप इसको टेलर सीरीज से इसका एक्सपांशन करोगे तो क्या आएगा, y ऑफ a कोमा बी कोमा सी कोमा टी, उसको तो हम यहां से y बोलेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो y बोल दिया मैंने, और प्लस क्या लिखेंगे, यहां पे तो डेल बी डेल सी है नहीं, क्योंकि चेंजमेंट अब किस में कर रहे हैं, ए वाले में कर रहे हैं ना, एक्स डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो क्या लिखा जाएगा, डेल ए नीचे, और यहां भी डेल ए, ठीक है। तो यहां पे डेल ए ही हम लिखेंगे, यहां पे डेल ए और यहां पे डेल्टा ए, ठीक है। अगर हम इधर आते ना, बी में चेंजमेंट करते तो हम डेल्टा बी बोलते उसको, यहां पे फिर डेल्टा बी आता, ठीक है। ऐसे ही Z1 क्या आएगा, Z1 को क्या लिखे, Z प्लस डेल Z बाई डेल A इंटू डेल्टा A, ओके। ये आ गया हमारे पास x1 y1 z1, मतलब एक के a1 के कोऑर्डिनेट आए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं रिलेटिव टू पॉइंट P, तो क्या आएगा, a1 के कोऑर्डिनेट रिलेटिव टू पॉइंट P, तो P के कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे रिलेटिव के लिए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इसकी वॉल्यूम निकालनी है ना, तो a1 b1 और c1 के कोऑर्डिनेट तो निकाले पहले, कोऑर्डिनेट आएंगे तो इनकी वॉल्यूम आ जाएगी, इसकी वॉल्यूम आ जाएगी, और इसकी डेंसिटी हम रोलेट कर लेंगे टी टाइम के बाद, तो हमको मास मिल जाएगा, दोनों मास को इक्वल कर देंगे, ठीक है, हमको इक्वेशन मिल जाएगा कंटिन्यूटी का। तो अब हम क्या लिखें, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a1 रिलेटिव टू P, क्या आएगा, a1 रिलेटिव टू P, यानी P के कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, x वाले में से, x कोऑर्डिनेट में से उसका x माइनस कर दो, x कैंसिल हो गया, ये बचा, यानी डेल x बाई डेल a इंटू डेल्टा a, कोमा y वाले में से y वाले को माइनस करो, तो ये आएगा डेल y बाई डेल a इंटू डेल्टा a, डेल z वाले को माइनस करेंगे तो बाई डेल a इंटू डेल्टा a। ऐसे ही अगर मैं बात करूं b1 की, b1 कोऑर्डिनेट रिलेटिव टू P, ठीक है, तो वो क्या आएगा, अब की बार हम इधर आ रहे हैं, यानी b को b1 पे शिफ्ट किया है, यानी चेंजमेंट अब की बार डेल b वाला लेना है हमको, है ना, तो डेल a की जगह डेल b आ जाएगा बस, तो क्या लिखें, डेल x बाई डेल b और इंटू डेल्टा b, यहाँ पे डेल y बाई डेल b इंटू डेल्टा b, डेल z बाई डेल b इंटू डेल्टा b। ऐसे ही अगर मैं c1 की बात करूं, ठीक है, तो c1 के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे, अब की बार c की बात हो रही है, तो z डायरेक्शन में चेंजमेंट है, तो क्या लिखें, डेल x बाई डेल c हो जाएगा डेल्टा c, डेल y बाई डेल c डेल्टा c, और डेल z बाई डेल c डेल्टा c, ठीक है। तो a1 b1 c1 के हमको कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। अब a1 b1 c1 के कोऑर्डिनेट मिल गए, तो t टाइम बाद जो टेट्राहेड्रॉन हमने कंस्ट्रक्ट किया था उसकी वॉल्यूम हम फाइंड कर सकते हैं, यानी पॉइंट P पर जो टेट्राहेड्रॉन बन रहा है उसकी वॉल्यूम हम निकाल पाएंगे। तो क्या लिखें, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन
एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पर जो टेट्राहेड्रॉन है उसकी वॉल्यूम क्या आएगी, कोऑर्डिनेट है हमारे पास, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, मान लो ये जो A1 है इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, इसके x2 y2 z2, इसके x3 y3 z3 है, तो हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं 1/6 और यहाँ पे x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, ठीक है। तो आगे तो स्पेस है नहीं तो मैं इधर खिसकाता हूँ इसको, 1/6 डिटर्मिनेंट x A1 के कोऑर्डिनेट यानी डेल x बाई डेल a डेल्टा a, डेल y बाई डेल a डेल्टा a, डेल z बाई डेल a डेल्टा a। अब b1 के कोऑर्डिनेट डेल x बाई डेल b डेल्टा b, डेल x बाई डेल b डेल्टा b y, यहाँ पे y, और डेल z बाई डेल b डेल्टा b। और अब c1 के कोऑर्डिनेट डेल x बाई डेल c डेल्टा c, डेल y बाई डेल c डेल्टा c डेल्टा c, और डेल z बाई डेल c डेल्टा c, ठीक है, ये वॉल्यूम आएगी। ओके, अब यहां से देखो फर्स्ट रो में डेल ए कॉमन है सभी में, मैंने बाहर लिखना है मेरे को, ऐसे डेल बी वो भी कॉमन है, डेल सी भी कॉमन है, तो डेल ए यहां से, डेल बी यहां से, डेल सी यहां से कॉमन आ गया, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूं ऊपर वाले को, तो वॉल्यूम क्या आएगी 1/6 डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी, और अंदर क्या बचा, अब अंदर बचा, नीचे लिखना पड़ेगा इसको, 1/6 डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी, और यहां पे बचा डेल एक्स बाई डेल ए, डेल एक्स बाई डेल वाई बाई डेल ए, डेल जेड बाई डेल ए, डेल एक्स बाई डेल बी, डेल वाई बाई डेल बी, और डेल जेड बाई डेल बी, डेल एक्स बाई डेल सी, डेल वाई बाई डेल सी, और डेल जेड बाई डेल सी, ये बचा, ठीक है। और ये पूरा क्या है, इसको हम बोलते हैं जैकोबियन, ठीक है। और उसको लिखा कैसे जाता है 1/6, ये वाला तो एज इट इज डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी, ठीक है, ये पूरा जैकोबियन है, और इसको हम लिखते हैं डेल ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन डेल ऑफ ए बी सी। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि एक्स का ए बी सी के रिस्पेक्ट में, वाई का ए बी सी के रिस्पेक्ट में, जेड का ए बी सी के रिस्पेक्ट में, या फिर आप ऐसे बोलो एक्स वाई जेड का ए के रिस्पेक्ट में सभी का, फिर एक्स वाई जेड का बी के रिस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड का सी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसका ट्रांसपोज लोगे तो जो मैंने पहले बताया था वो आ जाएगा इसका ट्रांसपोज लेने पे, ओके। तो ये पूरा क्या है, ये जैकोबियन है, और इसको हम जे से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब मैं नीचे का रफ करके इसको बोल देता हूं कि ये जैकोबियन है, जिसको हम जे से डिनोट कर रहे हैं। इक्वल 1/6 डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी जे, वेयर जे इक्वल डेल एक्स कोमा वाई कोमा जेड बाई डेल ए कोमा बी कोमा सी इज जैकोबियन, ठीक है। ओके, तो ये वॉल्यूम आ गई हमारे पास किसकी, पॉइंट पी पर टेट्राहेड्रॉन की। अब वॉल्यूम तो आ गई हमारे पास पी पर उस पार्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकुलर की, ठीक है, फ्लूइड पार्टिकल की। अब हमको निकालना क्या है, हमको वो मास निकालना है, तो उसके लिए डेंसिटी चाहिए। तो आफ्टर टाइम टी पॉइंट पी की जो डेंसिटी है, पॉइंट पी पर जो डेंसिटी है उस पार्टिकल की, उसको मैं रो बोल देता हूं, ठीक है। तो क्या लिखें, लेट रो बी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट पॉइंट पी, लेट रो बी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट पॉइंट पी। आफ्टर टाइम टी नहीं लिखा, चलो ब्रैकेट में लिख लो आफ्टर टी टाइम। टी टाइम के बाद जो मौजूद हुई पॉइंट पी पे पहुंच गया, तो पॉइंट पी पर जो फ्लूइड पार्टिकल था उसकी जो डेंसिटी है उसको मैंने रो बोल दिया, ठीक है। ओके, देन
वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पार्टिकल या फिर टेट्राहेड्रॉन एट P, पॉइंट P पर वॉल्यूम के, वॉल्यूम नहीं मास, वॉल्यूम तो हमने फाइंड कर ली ना, मास क्या आएगा, डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है ये वाली है, तो अब हम इसको क्या लिखे 1/6 इंटू रो इंटू जैकोबियन डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी। ठीक है, अब यूज करेंगे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ये दोनों इक्वल कर देंगे। ठीक है, जो रो नोट पर वॉल्यूम सॉरी मास आया था, रो नोट पर वो, और एट पी नोट, ये क्या है पी नोट, पी नोट पर जो मास आया था वो और पी पर जो मास आया वो दोनों इक्वल करेंगे, तो क्या लिखे यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ टेट्राहेड्रॉन एट पी नोट इक्वल मास ऑफ टेट्राहेड्रॉन एट पी। ठीक है, तो पी नोट पर मास क्या था 1/6 रो नोट डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी इक्वल 1/6 रो जैकोबियन डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी, तो ये डेल ए डेल बी डेल सी और 1/6 कैंसिल हो गया, आया क्या रो नोट इक्वल रो जैकोबियन। ये जो इक्वेशन है ये किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है यूजिंग लाग्रांज अप्रोच। ठीक है, तो ये था आज का कंटेंट, आज के लिए इतना काफी, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।